नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के अंतर्गत घर घर संपर्क अभियान कार्यक्रम 15 जुलाई से चला आ रहा है। ये जुलाई 19 तक अभियान चलेगा। अभियान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभियान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का संकेत कर रहा है। नगवा ब्लॉक प्रमुख आलोक सिंह ने कहा कि जो काम बीजेपी की केंद्र सरकार में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार ने करके दिखाया है, वह अन्य दलों की सरकार नहीं कर पाई। सरकार इन्हीं कामों को लेकर हम सभी इन अभियान के जरिए लोगों तक योजनाओं के बारे में पहुंच रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों का ये 1 जून से चल रहा है और ये इस समय हम लोगों का घर घर संपर्क अभियान चल रहा है और ये अभियान कल तक चलने वाला है। इस अभियान में हम सभी लोग गांव में जाके हर घर तक जाके केंद्र सरकार के 9 साल जो पूरा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 साल मोदी जी का पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग गांव गांव घर घर जाके पत्रक दे रहे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। अमेठी में बदमाशों के दिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। यहां 40 साल के बीजेपी बूथ अध्यक्ष को बेरहमी से पीटा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिले के धौरहरा गांव के बीजेपी बूथ अध्यक्ष को दबंगों ने दिन दहाड़े सरे राह पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, जिन्होंने संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सहेजपुर के पास वारदात को अंजाम दिया। वहीं मधुबन बापूधाम में राज मिस्त्री की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि राज मिस्त्री के हत्याकांड में शक की सुई ठेकेदार पर थी, लेकिन पुलिस ने साथ ही राज मिस्त्री को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने बताया कि मामूली कहासुनी पर नशे की हालत में साथ ही राज मिस्त्री की हत्या की और पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल हुए लोहे के औजार को भी बरामद कर लिया है। उधर बुलंदशहर के रामघाट में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते गंगा किनारे मकान और पेड़ गंगा के तेज बहाव में समा गए हैं। वहीं गंगा को उफान पर देखते हुए दुकानदारों ने गंगा के किनारे से अपना सामान समेट लिया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गंगा घाट की, जहां पर गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण किया है। बुलंदशहर के रामघाट की तस्वीरें, जहां पर गंगा में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से तेज बहाव में कई घर भी समा गए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें। वहीं ललितपुर जिले के थाना मझवारा क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों एक कपड़ा और सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी के फोटो को जारी कर दिया था। साथ ही धारा 387 में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बता रहा है। थाना स्थानीय पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम ने सीसीटीवी में युवक की पहचान की थी।
बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एटीएम मशीन में कार्ड फंसने की समस्या का समाधान हुआ है। बता दें कि फेविक्विक लगाकर एटीएम मशीन से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पलक झपकते ही लोगों को चूना लगाया जा रहा था। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 एटीएम, 1 कार और 55,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से साझा कर रहे हैं, जहां पर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने उन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो कि एटीएम कार्ड फंसाने का काम किया करते थे। फेविक्विक लगाकर एटीएम मशीन से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 एटीएम और नकदी और 1 कार भी बरामद की है। बता दें कि ये आरोपी एटीएम में फेविक्विक लगाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और बताते चले कि इस तरह से इन्होंने अब तक कई लोगों को लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। एटीएम में कार्ड फंसा लेते थे और उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से 10 एटीएम, 1 कार और नकदी बरामद की गई है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर दबंग युवक ने दलित युवक के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। बता दें कि युवक मालिक के कहने पर बिल्डिंग मटेरियल का बकाया पैसा लेने गया था, तभी युवक के वापस आने पर दबंगों ने उससे मारपीट करी। वहीं पीड़ित का आरोप है कि संदलजोत निवासी दबंग युवक ने उसके साथ मारपीट कर उसे जाति सूचक गालियां दी, जिसकी उसने इटावा थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। तो जहां पर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला, जहां पर युवक ने दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है, जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरकारी पैसों का बाराबंकी जिले में किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी वानगी विकासखंड सूरतगंज के पंचायत भवन मुकौली में देखने को मिल रही है। पंचायत भवन के बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आई। टॉयलेट की टोटी में पानी नहीं निकल रहा, वहीं बर्रे भी टॉयलेट में छाते लगाए हुए हैं और कमरे के अंदर पानी भरा था। सामानों पर धूल मिट्टी पड़ी थी, जबकि फोन पर बातचीत के दौरान पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन में बैठने का दावा किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ सफाई न होने से संक्रमण, बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं यहाँ के खंड विकास अधिकारी प्रीति वर्मा को जब मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की जुबानी खुद आप सुनिए और पंचायत भवन की हकीकत इन तस्वीरों में देखिए। साफ है, ये कर्मी अभी आए रहे 2-4 दिन में, अभी सब बारिश हुई, हमको लगा जैसे नहीं आए हैं। यहाँ कौन अधिकारी यहाँ बैठते हैं? हम यहाँ अधिकारी आते हैं, कई अधिकारी आते हैं, सब बैठते हैं। हाँ, ये इस्तेमाल चला करते हैं, खूब नहीं इस्तेमाल हुआ था, उन्हें सब अधिकारी लोग बैठते हैं। हाँ, उन्हें का जाते हैं और को जाए ही घंटा है नहीं। तो बाराबंकी के पंचायत भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है।
जहां पर ना तो कोई विकास कराया जा रहा है और किस तरह से गंदगी पनप रही है, इसको भी आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी गंदगी की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। ये बाथरूम की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से अव्यवस्थाएं की गई हैं और अभी तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सरकारी पैसे के दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण ये पंचायत भवन ग्राम पंचायत मुकौली का है, जहां पर कोई भी विकास नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण फैलने का पूरी तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। तो बाराबंकी की जिला पंचायत भवन का ये पूरा मामला, जहां पर सरकारी पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और लगातार ग्रामीणों को इससे परेशानी हो रही है, क्योंकि आसपास में इतनी गंदगी होने की वजह से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि सिराथू विधानसभा सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने किया दारुल सफा में प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी, जहां पर बीते 2 दिनों से विपक्ष की बैठक हो रही है। वहीं इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता एक हुए हैं, जिसमें 26 पार्टियां मिलकर देश के प्रमुख मुद्दों को उठाएंगी और आने वाले चुनाव में जो आगामी अब बैठक होने वाली है उसकी रणनीति बनाई जाएगी। अगली विपक्ष की बैठक मुंबई में होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की जाति जनगणना, बेरोजगारी सभी मुद्दे पर बोलेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक चर्चा करना सही नहीं है। सभी दल एक साथ मिलकर आगे इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में हम सपा एक साथ मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। हमारे गठबंधन का नाम ही हमने इंडिया रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 9 साल से पीएम ने बस मन की बात की है, जनता के मन की बात नहीं सुनी। आपने सही कहा कि जो 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई, इसमें बहुत से क्षेत्रीय दल थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन का जो नाम ही बना है इंडिया, वो हमारी सोच को बता देता है कि हम अपने हितों को पीछे रखते हुए इंडिया, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। और हम वो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और जिन्होंने संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया। देखिए, अभी जो ये बैठक हुई है, इसमें 26 दलों ने बैठ करके सबसे पहले अपने गठबंधन के नाम को निर्धारित किया है और जैसा कि वहां घोषणा हो चुकी है कि आगामी बैठक हमारी महाराष्ट्र में होगी, वहां पर निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर बात होगी कि कौन किस स्टेट में किस प्रकार से लीड करेगा, या हमारा एक ही समन्वय टीम होगी जो हर जगह लीड करेगी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी अभी बाकी है। देखिए, जो गठबंधन 26 पार्टियों का हुआ है, वो उन लोगों का हुआ है जो इस देश के दलित, पिछड़ा, जिनको छला गया है 9 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन लोगों की आवाज को वहां तक पहुंचाने के लिए ये गठबंधन हुआ है। और हम विश्वास रखते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमें संविधान में जो वर्णित चीजें हैं वो चाहिए और उस बात की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी समाज के लोगों को, दलित को, पिछड़ा को, किसान, कमेरा, मजदूर को 5 किलो राशन के नाम पर ठगने का काम किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह 1 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस दौरान उनके द्वारा अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और कृषि विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके मकानों की चाबियां सौंपी गई।
इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तमाम नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के गांव दर्रा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। पर उनके सुपुत्र आदरणीय राकेश मिश्रा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो अपने पिताजी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उनका संकल्प है कि ये कार्यक्रम 99 वर्ष में प्रारंभ होकर के 100वें वर्ष तक चले। मैं शुभकामना देता हूं कि आदरणीय राकेश मिश्रा जी अपने पिताजी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए 1 वर्ष लगातार जनहित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे और मेरी सरकार उनके इस काम में हाथ बढ़ाएगी। यादें चिरस्थायी रखने के लिए 100 साल। वहीं सावन के महीने में जहां शिव भक्त कांवर लेकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं हिंदू राष्ट्र निर्माण के हिंदू धर्म रथ ओरछा से अयोध्या के लिए रवाना किया गया है, जिसमें तमाम साधु संत हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए रथ के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए और जागरूकता अभियान के साथ देश के प्रधानमंत्री से हिंदू राष्ट्र निर्माण की मांग की गई है। आपको बता दें कि पंडित विश्वनाथ धर्मार्थ समिति के तत्वाधान में ओरछा से अयोध्या के लिए संतों की टोली ओरछा से अयोध्या के लिए पैदल रवाना हुई, जिसके संतों ने बताया कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए तमाम घोषणाएं और वादे किए गए हैं। आज ओरछा धाम से राम राज संकल्प धर्म यात्रा अयोध्या के लिए जा रही है। हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु सभी सनातनियों की मांग है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, राम जैसा राज हो। योगी मोदी के युग में निश्चित ही राम राज्य जैसा राज्य लग रहा है। हम सभी सनातनी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और आने वाले समय में मोदी योगी जी का मजबूती से समर्थन करते हैं। जो है राम राज संकल्प धर्म यात्रा निकाला गया है हिंदू राष्ट्र के लिए। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस विशाल यात्रा को निकाले हैं। इसमें जो कि हजारों साधु संत सब मौजूद है और जी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? यात्रा ओरछा धाम से प्रारंभ है, सिद्धेश्वर पीठ पे जाएगी, वहाँ पे आज धर्म संसद है। पुनः सुबह में वहाँ से निकल के अयोध्या धाम तक जाएगी, रामलला धाम तक, वहाँ भी धर्म संसद का आयोजन है हिंदू राष्ट्र के लिए। आज हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए शोभा यात्रा निकाले हैं। अयोध्या श्री राम जी के दरबार से हम लोग ओरछा धाम जाएंगे, ओरछा से राम अयोध्या जाएंगे हम लोग। अरे हमारी भव्य शोभा यात्रा निकाली है। झांसी पहुंचे हैं क्या? रात भर ये यात्रा चलेगी या आज? नहीं, हम लोग सुबह निकलेंगे। अभी यहाँ सिद्धेश्वर। वहीं फतेहपुर में साइबर अपराध को रोकने और जनता को इससे राहत दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश में साइबर क्राइम सेल की टीम ने साइबर अपराध के शिकार 2 आवेदकों की कुल 1,46,000 रुपए की धनराशि कड़ी मेहनत के बाद उनके खातों में वापस कराई है। दोनों आवेदकों के पुलिस ने अधीक्षक और साइबर क्राइम सेल के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल और यूजर आईडी पासवर्ड शेयर न करने की अपील की है। चौदह फरवरी 2023 में मेरे साथ फ्रॉड से पैसे मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए थे, जिसकी शिकायत मैं अपने यहाँ फतेहपुर एसपी ऑफिस में शिकायतें मैंने दर्ज करवाई थी और सारी टीमों का सहयोग मिला बहुत अच्छा। उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज की और हमारी जो भी प्रक्रिया थी सभी टीम मिलकर वहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी की और हमारे पैसे को होल्ड पे रखा गया, होल्ड करवा दिए सभी टीमें मिलकर एक साथ। इसके बाद हमारे अकाउंट में जो 1 लाख रुपए की निकासी हुई थी साइबर फ्रॉड वाला, उसमें से 96,000 रुपये यहाँ पर होल्ड रखा गया था। इसके बाद मैंने FIR किया। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा खाता था फतेहपुर GT रोड पे। सर मेरे खाते से 1 लाख की धनराशि निकल गई थी 12/1 को और मेरी शादी थी उसमें सर मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सर। उसके बाद मैंने साइबर सेल में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी सहायता से मेरा 50,000 रुपये। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मवई में सुबह 4 बजे राजपाल सिंह के मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया
जो समय यह हादसा हुआ उस समय राज्यपाल का मकान के ग्राउंड तल पर राज्यपाल सो रहा था और इससे पहले ही कि पूरे परिवार के कुछ लोग समझ पाते, पूरे परिवार के सभी 12 सदस्य मलबे में दब गए। लेंटर गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में जुट गए। एसडीएम और सीओ सयाना की मौजूदगी में राहत बचाव ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे परिवार के 8 सदस्यों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उनको छुट्टी दे दी गई। इस हादसे में परिवार के मुखिया, राज्यपाल और उनकी पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई है और बेटों के साथ उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद गांव में मातम देखने को मिल रहा है। मवई गांव है सयाना तहसील में, नरसैना थाने में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी रात में। एक राजपाल सिंह थे जिन्होंने कल अपने छत की लिंटर डाली थी फर्स्ट फ्लोर की, वो छत बैठ गई, अतिवृष्टि हुई थी और उसके कारण नीचे का भी जो था पोर्शन वो बैठ गया। उसमें राजपाल, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चों धर्मेंद्र और कुलदीप की असामयिक मृत्यु हुई है और राहत बचाव कार्य पूरा किया गया। ये सवेरे लगभग 4 बजे की घटना है और सवेरे से ही पूरा प्रशासन लगा हुआ था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया। हादसा जी लेंटर गिरा था नया और वो गिर गया। तो ये लेंटर कब गिरा, कितने बजे गिरा? यह शाम को डाला था और ये करीबन 2 बजे गिर गया। कितने लोग इसमें दबे थे? इसमें अंदर लोग थे 12 लोग थे अंदर। कितने लोग? उसमें 5 बच्चे थे और सब बड़े थे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें सीमा, गुलाम हैदर और सचिन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां पर नोएडा पुलिस ने सीमा पर केस दर्ज कर लिया है। सचिन और नेत्रपाल पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि विदेशी अधिनियम 1944 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही साथ 120B के तहत भी तीनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो नोएडा के रबुपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीमा, गुलाम हैदर और सचिन से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर सचिन और नेत्रपाल साथ ही साथ सीमा पर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रंजीत, अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है तीनों के ऊपर, और आगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे खबर पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा दीपिका। अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर यूपी एटीएस ने कानूनी कब्जा कर दिया है। यूपी एटीएस सीमा हैदर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले चुकी है। एटीएस ने सीमा के आई कार्ड हाई कमीशन को भेजे हैं। अवैध तरीके से जो पाकिस्तान से भारत आई सीमा पर अब पूरी तरीके से खुफिया एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। इस बीच सोमवार को यूपी एटीएस ने सीमा से पूछताछ के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। भारत आने के उसके मकसद से जुड़े सवाल को लेकर उससे पूछताछ की गई है। उसके बैंक खातों, व्हाट्सएप चैट आदि के बारे में एटीएस ने उससे पूछताछ की है। अपनी फिल्मी प्रेम कहानी की वजह से भारत से पाकिस्तान से भारत आई मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। जी राइट, सुर्खियों में बनी हुई है सीमा हैदर, जिसको लेकर रहस्य दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। खुद सीमा द्वारा बताई गई कहानी पर भी संदेह पैदा हो रहे हैं। यूपी में ग्रेटर नोएडा आने के बाद सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में उसे कोर्ट से हालांकि जमानत मिल गई। जी दीपिका। ठीक है रंजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीमा, गुलाम हैदर और सचिन से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ छात्र छात्राओं को 1200 रुपए की धनराशि का अंतरण कर रहे हैं। अधिकार है कि उस बच्चे से धन्यवाद भी देता हूं, कहकर शिक्षा के साथ
जोड़ने का आपने देखा होगा कल शिक्षा के उसमें व्यापक परिवर्तन आए। आज समाचार पत्रों में आपको देखना हर बच्चे को नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए परक शिक्षा बहुत परिवर्तन हुए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।